हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 8th क्लास हिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। और एवरीवन, चलिए एक आसान भाषा में कहानी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो इतिहास की किताब से निकलकर सीधे आपके दिल तक पहुंचेगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एवरीवन, आप लोग ये चीज सोचिए कि अगर आप जंगल में रहते होते, ठीक है, ना कोई बिजली, ना मोबाइल, ना स्कूल, फिर भी आप कैसे रहते? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और देखा जाए तो आप फिर भी बहुत खुश रहते, खुशहाल जिंदगी होती। और ऐसे ही रहते थे हमारे आदिवासी लोग, जो हमारे देश के आदिवासी, जो आजाद थे, स्वतंत्र थे और प्राकृतिक के साथ जीते थे। लेकिन जब अंग्रेज और दिकू आए तो सब कुछ बदल गया। इस वीडियो में हम यही जानेंगे एवरीवन कि आदिवासी कैसे रहते थे, दिकू कौन थे और उन्होंने क्या किया, और बिरसा मुंडा का वो सपना जो स्वर्ण युग क्या था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और एवरीवन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट चैप्टर मिस ना हो आपसे और आप तैयारी आसान से और आसान शब्दों से कर सके और अपना जिंदगी सुधार सके। अब लोग पढ़ेंगे जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी का देश के विभिन्न भागों में 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम की खेती करते थे। एवरीवन, झूम की खेती को जो घूम घूम के खेती करते हैं, यानी एक जगह पे खेती नहीं करते हैं वो, जैसे कि आज एक जगह पे उन्होंने जमीन पे खेती किया तो फिर नेक्स्ट दूसरे जमीन पे खेती करेंगे। घूमते घूमते वो लोग खेती करते थे, ठीक है। हम लोग के जैसे एक जगह अस्थायी भूमि खेती, मतलब एक जगह एक अस्थायी भूमि में खेती वो लोग नहीं करते थे, ठीक है। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। भूखंड यानी जमीन का टुकड़ा। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेरे देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वहां जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। अब हम पढ़ेंगे कुछ शिकारी और संग्राहक के बारे में। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशु का शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला गोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। उस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिलने फल और जड़ें खाते में खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों को तेल कैसा, महुआ मतलब साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा कई चीजों को स्थानीय बाजार में बेच देते थे। जब वो स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे गोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे गोंड समुदाय के लोगों से कहते थे।
इन समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे और कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। यानी एवरीवन, यह वस्तु विनिमय द्वारा वो लोग खरीद बिक्री करते थे। जैसे कि अगर मेरे पास चावल सबसे ज्यादा हुआ है और उनके पास गेहूं ज्यादा हुआ है तो मैं उनको चावल दे दूंगी, उसके बदले वो मुझे गेहूं दे देंगे, ठीक है। और उनके पास उस टाइम मुट्ठी भर यानी आमदनी का सहारा वैसा था नहीं, और उस टाइम मुद्राएं वैसी कुछ होती नहीं थी हाथ में, यानी पैसा नहीं रहता था। मुट्ठी भर यानी अनगिनत, मतलब कुछ थोड़ी बहुत रहती थी, से आमदनी का सहारा लेते थे। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था तो कोई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेंगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेंगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद और फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। और सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजन और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। और एवरीवन देखिए, कुछ यहाँ पे आपको आदिवासी समुदाय दिखेंगी। जैसे यहाँ सहारिया है, यहाँ भील है, देखिए यहाँ गुर्जर है, और यहाँ पे वन गुर्जर है, फोटिया है, बेगास है, बंजारा है, गोंड है, बंजारा है, संथाल है, मुंडा है, उराव, संथाल, बांडा, कंडा, कोया, सोरा, खोंड आदि। मतलब हर जगह आदिवासी है। मतलब ऐसे नहीं कि एक जगह आदिवासी थे। हजंग, खासी, नागा, रियाग, निशी लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी और कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ कर दिया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे जो ताकतवर होते थे। वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। जमीन बटाई पे दे देना मतलब जो मालिक है ना वो काम करने के लिए उनको दे दिया जाता था और उसके बदले में मालिक को आधा आपका जमीन से जो भी खेती होती थी खेती का आधा हिस्सा मालिक को दिया जाता था और उसके बाद जो बचता था जो बटाईदार होते थे वो ले जाते थे। बटाई यानी दूसरों को दे देते थे काम करने के लिए। उसमें ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वाले को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासी के जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदला गया। आओ देखें ये बदलाव क्या थे।
आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों ने आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था और उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। इन अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार रहने देते हैं। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट आपकी आ जाएगी बहुत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एवरीवन तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं अगले चैप्टर में इतिहास के आसान भाषा को समझने के लिए। बाय बाय एवरीवन।